Hello everyone. Now in this video I am going to take the topic what happened after the revolution in France. इसके पहले हमने आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन पढ़ा था जिसमें टेनिस कोर्ट ओथ और फॉल ऑफ द बेस्टाइल देन ग्रेट फियर के बारे में पढ़ा. 20th June 1789 द टेनिस कोर्ट ओथ, then fall of Bastille 14th July 1789 and then the subsequent incident the Great Fear. अब रिवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए फ्रांस में उस पर थोड़ा हम ध्यान देंगे. जो मोनार्की थी उसका जो होल्ड था पूरे फ्रांस पे वो धीरे धीरे कम होने लगा. द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन. शॉर्टली देयर आफ्टर द असेंबली रिलीज्ड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन which established a proper judicial code and autonomy of the French people. लोगों की फ्रीडम और लोगों की ऑटोनॉमी पे डिक्लेरेशन दिया गया. जुडिशियल कोड यानी जस्टिस के थ्रू सभी को इक्वलिटी मिली. जो उनके राइट्स थे वो डिक्लेयर किए गए कि क्या फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रेंच सिटीज़न के. नेक्स्ट, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791. ये काम पूरा हुआ 1791 में. ये ड्राफ्टिंग का वर्क पूरा किया नेशनल असेंबली ने. और उसका जो मेन पर्पस था वो था मोनार्क की जो पावर है यानी जो किंग है उसकी जो पावर है उसको लिमिटेड करना. यानी ऑटोक्रेटिक मैनर में या जैसे अपना मन चाहे उस तरीके से किंग अब रूल नहीं कर सकता. उसको कैसे रूल करना है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. The country will give respect to the monarch or the king, but he would have to work as per the guidelines or the laws written in the constitution. Louis XVI finally recognized the National Assembly and accepted the constitution. Louis XVI ने finally recognize किया National Assembly को, यानी उसको proper respect दी. उसको जैसे कि पहले उसने एक illegal organization डिक्लेयर कर दिया था तो बाद में उसने उसको प्रॉपर नेशनल असेंबली को प्रॉपर रिकग्निशन दिया जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के उन्होंने मिलके बनाई थी. ठीक है, टेनिस कोर्ट ओथ में हमने पढ़ा है. एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको लुइस 16 ने एक्सेप्ट किया. ऑन 4th August 1789 फ्रांस पास्ड द लॉ फॉर अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम्स ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस. फ्यूडल सिस्टम या जिसको हम कहें सामंतवाद या डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके डिफरेंट वेज से टैक्सेस कलेक्ट करना और फिर उसको जो उसका डिपोजिशन था. तो ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा टैक्सेस थे, प्रेशर डाला जाता था. जो लैंडलॉर्ड्स या जो मनी लेंडर्स थे उनका, एरिस्टोक्रेट्स थे, रिच पीपल थे, उन्हीं का लॉ चलता था. ये सारी चीज़ें फिर ख़त्म की गई. तो फ्यूडल सिस्टम या सामंतवाद ख़त्म किया गया. Members of clergy were also forced to give up their privileges and properties of church were also confiscated. जो क्लर्जीज थे उनको अपने privileges छोड़ने पड़े, उनको फोर्स किया गया. क्लर्जीज ने अपने privileges छोड़े, टैक्स के दायरे में वो भी आने लगे, उन्होंने भी टैक्स पे करना शुरू किया. चर्च के पास जो बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, जो बहुत सारा लैंड एरिया उनके पास था, उसको कन्फिस्केट कर दिया गया, यानी उसको जब्त कर लिया गया. उसका जो यूज़ था उसको डिफरेंट तरीके से अब उसका यूज़ करना शुरू किया गया. गवर्नमेंट ऑफिसेज या जो कॉलोनीज़ इसके लिए वो लैंड एरिया अलॉट कर दिया गया. द पावर्स वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. जो 3 मेन पिलर्स थे वो इस्टेब्लिश किए गए. वो कौन से पिलर्स? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और इसी बेसिस पे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना. किसी भी कंट्री के 3 जो मेजर पिलर्स होते हैं जिस पे पूरा कंट्री बेस्ड होता है, पूरा सिस्टम बेस्ड होता है. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव द पावर ऑफ मेकिंग लॉज इन द हैंड्स ऑफ नेशनल असेंबली. अब किस तरीके से कानून बनने हैं, क्या चेंजेस आने हैं, तो ये सारी जो पावर थी ये नेशनल असेंबली के हाथ में आ गई. which was indirectly elected by a group of electors chosen by active citizen. अब ये रिप्रेजेंटेटिव कौन थे?
जिन्होंने नेशनल असेंबली फॉर्म की, ये वो मेंबर थे जो कि एक्टिव सिटीज़न ने जिनको इलेक्ट करके भेजा था। अब ये एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? ओनली मैन above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage। सिर्फ मैन 25 ईयर एज जो कंप्लीट कर चुके हों और जो टैक्स पे कर रहे हों एटलीस्ट 3 days ऑफ अ इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज। ये थे एक्टिव सिटीजन। बाकी जो बचे यानी विमेन एंड अदर हु डू नॉट पे टैक्सेस, उनको पैसिव सिटीज़न की कैटेगरी में रखा गया और उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल विमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स हु हैड नो वोटिंग राइट्स। तो ये अभी हमने टॉपिक देखा आफ्टर द रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें थी? पहले तो उन्होंने वॉकआउट किया असेंबली से, जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के। देन उन्होंने टेनिस कोर्ट में वहाँ पे पहुँच के वर्सेल्स में ओथ ली, टेनिस कोर्ट ओथ जिसको कहते हैं। देन नेक्स्ट इवेंट फॉल ऑफ बेस्टाइल, देन ग्रेट फियर। तो ये सारे मेजर इवेंट्स उस समय हुए और इसके बाद नेशनल असेंबली के हाथ में पावर आई। डिक्लेयर किया गया जो मैन एंड द सिटीज़न के जो राइट्स हैं उनको डिक्लेयर किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया। लुइस 16 ने फाइनली रिकॉग्नाइज़ किया नेशनल असेंबली को और एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, 4 अगस्त 1789 को फ्यूडल सिस्टम्स को ख़त्म किया गया। टैक्सेस जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लग रहे थे, प्रिविलेज और अनप्रिविलेज क्लासेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे, बल्कि प्रिविलेज क्लास को टैक्स देना ही नहीं पड़ता था। तो इस तरीके का जो सिस्टम था टैक्सेशन का, उसे भी ख़त्म किया गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जो चर्च के पास थी बहुत सारी, उनको कन्फिस्केट किया गवर्नमेंट ने। क्लर्जीज़ को अपने प्रिविलेजेस छोड़ने पे मजबूर किया गया। नेशनल असेंबली के जो के पास पूरी पावर दी गई जो कि लॉ बना सकती थी, और इसमें जो लोग थे जो इसके लिए चुने जा रहे थे वो एक्टिव सिटीज़न उनको वोट कर रहे थे। एक्टिव सिटीज़न के थ्रू ही वो इलेक्ट होके आ रहे थे। और ये एक्टिव सिटीज़न कौन थे? जो 25 ईयर्स एज अटेन कर चुके हों। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज। और men and all women, the remaining men and all women were classed as passive citizen, जिनको की वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विमेंस रिवॉल्यूशन।